हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के हिसाब से, क्योंकि इससे 2 से 3 सवाल आते हैं। बहुत छोटू सा चैप्टर है, बट 2 से 3 सवाल आप यहाँ इंश्योर कर सकते हो। चलिए फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। कल 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, तो वो सीरीज बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर। तो डब्ल्यूएचओ की बात हो रही है। डब्ल्यूएचओ हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फैमिली प्लानिंग इंडिया में इनिशिएट हुआ था 1951 में, जहां पे मैटरनल हेल्थ पे और फीटल हेल्थ पे ध्यान रखा गया था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए भी मेजर्स लिए गए थे, जिसमें एक स्लोगन दिया गया था, हम दो हमारे दो। ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम आपका आ गया था। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम आ गया था, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। ये क्या करता था, ये क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट और फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी देता था। और ऑडियो विजुअल मेजर्स से भी प्रमोशन करता था, जिससे आप हेल्दी रह पाएँ। ठीक है। सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, जिससे हेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस आप ला रहे थे। ठीक है। उसके बाद एसटीडीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, जिससे एसटीडीज का फैलना रुक जाए। ठीक है। और एजुकेट किया गया पीपल को अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल में रह पाए। ठीक है। ये टाइम पास चीज़ है, सवाल आएगा तो आएगा, सिर्फ फैमिली प्लानिंग पे आ सकता है और आरसीएच के फुल फॉर्म पे आ सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा और क्या था यहाँ पे कि यहाँ पे स्टैचुरी बैन लग गया था एमनियोसिंथेसिस पे। एमनियोसिंथेसिस में क्या होता था कि अगर सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते थे लोग बच्चे का, और अगर लड़की होती तो फीटिसाइड करा देते थे, मतलब अबॉर्शन करा देते थे। तो उस पर बैन लगा दिया गया ताकि फीमेल फिटोसाइड नहीं हो और जेंडर रेशियो अलग ना हो। ठीक है। एमनियोसिंथेसिस क्या होता था, एमनियोसिंथेसिस में क्या होता था कि हम इंजेक्शन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड लेते थे और एमनियोटिक फ्लूइड से क्रोमोसोमल पैटर्न डिटेक्ट करते थे और देखते थे कि एम्ब्रियो हेल्दी है कि नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो उसके अंदर है या नहीं है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए एमनियोसिंथेसिस कराया जाता था। एक और चीज़ होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं कोरोनिक विलाई सैम्पलिंग। कोरोनिक विलाई सैम्पलिंग में कोरोनिक विलाई का सैंपल हम ले लेते हैं। ठीक है। एमनियोसिंथेसिस 14 से 16 वीक में बता पाएगा बीमारी, और कोरोनिक विलाई सैम्पलिंग 10 से 12 वीक में बीमारी बता पाएगा। ठीक है। तो क्लेफ्ट पैलेट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड थ्रू एमनियोसिंथेसिस एंड इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट सम एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक। और तुम्हारा बीमारी जैसे हीमोफीलिया वगैरह ये सब भी बता पाता है। ठीक है। सहेली एक ड्रग था जिसका नाम था न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये नॉन स्टेरॉयडल था। ठीक है। और ये डेवलप हुआ था सीडीआरआई लखनऊ में। ठीक है। रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से अगेन बहुत कुछ दिक्कतें आने वाली थी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेजर क्या था भैया, प्रमोट किया स्मॉलर फैमिली, जैसे मैंने बताया स्लोगन हम दो हमारे दो। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रमोट किया गया। स्टैचुअरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल टू 18 ईयर्स एंड मेल टू 21 ईयर्स, ताकि रिप्रोडक्टिव साइकिल छोटी हो जाए और बच्चे कम पैदा हों। ठीक है। और इंसेंटिव दिया गया छोटे मतलब फैमिलीज को। ठीक। चलिए अब आते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले आ गया नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में सबसे पहले आ गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब क्या हुआ कि जब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा उस टाइम पे कॉपुलेशन करेंगे तो बच्चा पैदा नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ, 10 to 17 डे जो फर्टाइल पीरियड होता है वहाँ पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करो तो बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। इसको हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। दूसरा था विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस मतलब कि इजैकुलेशन से पहले तुम्हारा पीनिस को बाहर निकाल दो वेजाइना के, टू प्रिवेंट इंसेमिनेशन। मतलब इजैकुलेशन बॉडी के बाहर कर रहे हो तो इंसेमिनेशन नहीं होगा, इंसेमिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तीसरा था लैक्टेशनल एमोनोरिया। लैक्टेशनल एमोनोरिया में क्या था कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहते थे। कब, जब बच्चा पैदा हुआ आफ्टर पार्चुरेशन 6 महीने तक, जब तक लैक्टेशन पीरियड चलता है ओव्यूलेशन होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। ओव्यूलेशन होने की प्रोबेबिलिटी कम है तो फिर उस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो बच्चा पैदा होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो अगेन इसको लैक्टेशनल एमोनेरिया कहते हैं। इन तीनों मेथड में ड्रॉबैक ये था कि एसटीडी से प्रिवेंट नहीं हो करते थे ये, और दूसरा कि इसमें सेफ्टी के चांसेस, मतलब इसकी फेलियर के चांसेस थोड़े ज़्यादा थे। ठीक है। दूसरा मेथड आ जाता है, इसको हम कहते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या हुआ कि हम बैरियर लगाते हैं ताकि स्पर्म ओवम से मीट ना कर पाए। सबसे पहले आ गया कॉन्डम। कॉन्डम दो तरह के होते हैं, मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम। ये इंसेमिनेशन प्रिवेंट करते हैं, एसटीडी से भी प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया डायफ्राम सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट। ये क्या होता था कि बॉडी के अंदर डाल देते थे। ठीक है। तो डायफ्राम सर्वाइकल कैप और वॉल्ट वजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिए रहते थे, ये भी बैरियर होता था। बट याद रखिएगा ये एंट्री ऑफ स्पर्म तो प्रिवेंट कर गया सर्विक्स में। ठीक है। बट
अगेन ये एसटीडी प्रिवेंट नहीं कर पाते थे। फिर आ गया आईयूडी। अगेन आईयूडी पे हमेशा सवाल आता है। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंडिया में सबसे पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यही है। डॉक्टर्स एक आईयूडी इंसर्ट करते हैं यूट्रस में, ठीक है। 3 तरह के आईयूडी होते हैं। कैसे कैसे आईयूडी होता है बेटा? पहला हो गया आपका नॉन मेडिकेटेड। अब बोलोगे सर नॉन मेडिकेटेड में कौन आ गया? लिप्स लूप, ठीक है। मतलब इसमें कुछ भी नहीं होगा, एक प्लास्टिक का लूप है, इसको डाल दिया जाता है, ठीक है। दूसरा आ गया कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में आ गया CUT, CU7 एंड मल्टी लोड 375, ठीक है। ये क्या करता है? ये कॉपर आयंस रिलीज करते हैं। तो कॉपर आयन क्या करता है? स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है और उससे फैगोसाइटोटिक एक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में आ गया आपका प्रोजेस्ट्रेट और LNG20, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं? ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देते हैं, जिससे स्पर्म फंस जाता है और स्पर्म पहुंच नहीं पाता फैलोपियन ट्यूब तक, ठीक है। तो ये आ गया आपका आईयूडी की बात हमने की, ठीक है। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करोगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या आ गया? सबसे पहले पिल्स, ठीक है। पिल में क्या हो सकता है? या तो प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगेन पिल्स क्या करते हैं? पिल्स ओव्यूलेशन प्रिवेंट करते हैं। तो क्या होता है? जैसे माला डी माला एन है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है। ये क्या करते हैं? पहले डे 1 से 21वें दिन तक खाते हैं, उसके बाद 21वें दिन के बाद 7 दिन का गैप दे देते हैं, जिससे मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। तो ओव्यूलेटरी पीरियड के टाइम पे क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा रहेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सहेली आया, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये नॉन स्टेरॉयडल कॉम्बिनेशन था। इससे फायदा क्या हुआ? नॉन स्टेरॉयडल कॉम्बिनेशन होने की वजह से साइड इफेक्ट्स थोड़े कम हो गए और इट वाज अ वंस अ वीक पिल। इसमें क्या होता था? एंटी ईस्ट्रोजन था। एंटी ईस्ट्रोजन था तो मतलब ईस्ट्रोजन का क्वांटिटी कम होगा। ईस्ट्रोजन का क्वांटिटी कम होगा तो क्या होगा? कि ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर इंजेक्शन और इम्प्लांट्स में क्या आ जाता था? इंजेक्शन 6 महीने के लिए काम करता था, डेपोवेरा कहते थे इंजेक्शन को, ठीक है। और इम्प्लांट तुम्हारा 3 साल के लिए काम करता था, जिसको हम सब क्यूटेनियसली स्किन के अंदर ग्राफ्ट कर देते थे और धीरे 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 ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिलीज करता था और ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन ओव्यूलेशन प्रिवेंट करता था, ठीक है। फिर आ गया आपका एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मतलब वो सॉरी एक आ गया इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी क्या होता था? इसमें भी कुछ नहीं होता। इसमें भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, ईस्ट्रोजन का क्वांटिटी कम होता है। एंड अगर 72 घंटे से कम में तुम लोगे तो या तो वो ओव्यूलेशन प्रिवेंट कर देगा या तुरंत मेंस्ट्रुएशन करा देगा और इससे ये प्रिवेंट करेगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की बात होगी, ठीक है। ये सारे मेथड जो थे अभी तक ये टेम्पररी मेथड थे। अब बात करते हैं हम सर्जिकल मेथड की। तो सर्जिकल मेथड में 2 मेथड आ गया मेरा। क्या? पहला आ गया आपका वैसेक्टॉमी और दूसरा आ गया आपका ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी मतलब क्या हुआ? वास्ट डिफरेंस को कट कर दिए मेल्स में और उसके बाद उसको चिपका दिए। चिपका दिए मतलब कि स्टिच कर दिए, तो वो वैसेक्टॉमी हो गया। वैसेक्टॉमी ज़्यादा सेफर है क्योंकि स्क्रॉटल सैक पे तुमको कट लगाना पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा वैसेक्टॉमी के बाद सीमेन विदाउट स्पर्म प्रोड्यूस होगा। वैसेक्टॉमी के बाद सीमेन विदाउट स्पर्म प्रोड्यूस होगा। दूसरा मेथड होता है उसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है कि हम फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और बांध देते हैं। बांधने वाले प्रोसेस को हम ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। तो वैसेक्टॉमी हो गया और दूसरा ट्यूबेक्टॉमी हो गया। दोनों के परमानेंट मेथड है, ठीक है। एंड रिवर्सिबिलिटी इनकी बहुत पुअर होती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। फिर आ गया MTP, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंडिया में MTP लीगल हुआ था 1971 में। इंडिया में लीगल हुआ था 1971 में, ठीक है। अब फिर 2017 में एक नया रूल है, उसमें क्या कहा कि MTP अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक कराना है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के गाइडेंस में कर सकते हैं। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराना है तो आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का अनुमति लेना पड़ेगा और किसी मेडिकल इलनेस के केस में ही आप अबॉर्शन करा सकते हैं, ठीक है। चल अब आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम वेनेरल डिजीज भी कहते हैं। कैसा कैसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है? गोनोरिया बैक्टीरिया, सिफिलिस बैक्टीरिया, जेनिटल हर्पिस वायरस, क्लैमिडिया ईस्ट इन्फेक्शन हो गया तुम्हारा, जेनिटल वॉर्ड्स वायरस, ट्रैकोमोनियासिस तुम्हारा अगेन इधर भी आ गया, हेपेटाइटिस बी ये वायरस, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें हर्पीज, वॉर्ड्स और हेपेटाइटिस भी क्योर नहीं हो पाएगा और HIV भी क्योर नहीं हो पाएगा। बाकी सारे क्योरेबल है, ठीक है। तो एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड HIV
अदर डिजीजेज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड। तो ये आपको बस इतना याद रखना है, बाकी जो है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में आप पढ़ेंगे, ठीक है। सिम्टम्स अगेन छोड़ दीजिए इसको। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी अगेन, अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर, यूज कॉन्डम्स, और अवेयरनेस अबाउट एसटीडी रखिए, और स्टेरलाइज नीडल का यूज कीजिए, ठीक। ये तो तब तक था जब तक बच्चे हो रहे थे। अब आते हैं इनफर्टिलिटी पे। अगेन इनफर्टिलिटी पे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो फटाफट हम क्यों ना तुमको इनफर्टिलिटी अच्छे से करा ही देते हैं, ठीक है। तो 8 हम तुमको एक बार समझा देते हैं ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। 8 को हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। 8 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। कैसे कैसे तरह का होता है भैया? तो पहले आईवीएफ देखते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। कैसा कैसा होगा? तो सबसे पहले आते हैं, इसको हम कहते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। कब करना होगा ये? कब करना होगा मतलब हम क्या लिए? एग लिए डोनर से, ठीक है, और स्पर्म लिए, इन दोनों को डाले टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है तो हम कहाँ डालिए? फेलोपियन ट्यूब में, तो ये ZIFT हो गया। बट अगर 8 to 32 ब्लास्टोमियर है, ज़्यादा हो गया, तो हम कहाँ डाल देंगे? यूट्रस में। हम कहाँ डाल देंगे? यूट्रस में। यूट्रस में कहते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। किस केस में करेंगे सर ये? तो ये उस केस में करेंगे जहां पे मम्मी तो अंडा प्रोड्यूस कर पा रही है, पापा भी स्पर्म प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बट हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा बच नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं? किसी सरोगेट मदर में इसको डाल देते हैं, और इस टर्म को हम सरोगेसी कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगेन इस केस में भी ये भी इनविट्रो है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। क्या करते हैं? हम स्पर्म को डायरेक्टली न्यूक्लियस ऑफ ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं। स्पर्म को डायरेक्टली न्यूक्लियस ऑफ ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं। इससे क्या बना? जाइगोट। और जाइगोट को फिर हम ZIFT या IUT कर सकते हैं, ठीक है। ये किस केस में करेंगे? जब स्पर्म इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट द ओवम, ठीक है। ये तो इन विट्रो हो गया। दो चीज इन विवो का भी होता है, एक हम कहते हैं GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो क्या होता है? अगर मदर एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो हम क्या करेंगे? सरोगेट एग लेंगे, इसको हम मदर के फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, और उसके बाद हम स्पर्म डाल देंगे, ठीक है। स्पर्म हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से डाल सकते हैं या नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स से डाल सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी, फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी हुआ तो इसको हम कहते हैं ZIFT या गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। और चौथा होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि अगर स्पर्म को हम आर्टिफिशियली, या तो डोनर का हो सकता है या तो फादर का हो सकता है, और इसको हम आर्टिफिशियली वजाइना में डालते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंट्रा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और अगर यूटरस में डाल रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। इन दोनों के केस में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। किस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना होगा? अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, या स्पर्म काउंट कम हो गया, या स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा, किसी डोनर का स्पर्म देना है, तो उस केस में हम AI या IUI कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, मैंने IVF करा दिया, ZIFT करा दिया, GIFT करा दिया, ICSI करा दिया, AI करा दिया, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है भैया? महंगा है, ठीक है, और बहुत चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम होता है, ठीक है। और अगेन एक इमोशनल रिलीजियस कंपोनेंट भी है, तो इससे बेटर है कि आप बच्चे अडॉप्ट कर लें, ठीक है। PDF इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, t.me/anandmani001। 15 मिनट में हमने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया। 2 सवाल आपके यहाँ से बन जाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।